माता जी की गोद में बैठे हमारे समस्त देवतुल्य भाइयों को मेरा प्रणाम। प्रातःकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। भाइयों, हम सभी हर रविवार को यहाँ पर आते हैं कुछ अच्छा विचार ग्रहण करने के लिए, और जो बुरे विचार, नेगेटिविटी हम लोगों के मन में आ जाता है, उनसे कैसे विजय प्राप्त की जाए, उनको कैसे अपने से दूर किया जाए, इसका विधान सीखने के लिए। कहा जाता है कि हम लोगों के प्रत्येक दिन के जीवन काल में हम लोग हर चीज़ जो होता है, हर मैटर जो होता है, उसको शुद्ध रूप में लेना चाहते हैं। कोई आपके पास गिलास में पानी लेकर के आए और बोले तो ये तो गंदा है, इसको पी करके दिखाओ, आप कहेंगे नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे साहब? पानी गंदा है, इसलिए गंदा पानी नहीं पिएंगे, डायरिया हो जाएगा, पानी नहीं पिएंगे। खाना 3 दिन का बासी कोई लेकर के आए, चलो ये तो बासी खाना है लेकिन है बर्गर, खाओगे इसको? नहीं कहेंगे, नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे इसको? इसलिए नहीं खाएंगे कि खाएंगे तो टाइफाइड होने का संभावना, और एक बार टाइफाइड हो गया तो 16 को इंजेक्शन लेना पड़ेगा। इस बासी खाना को भी नहीं खाएंगे जो 3 दिन का पुराना है। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हारे लिए जीन्स खरीदा है और जीन्स ये गंदा खरीद लिया है, ये जीन्स पहन करके दिखाओ, आप कहेंगे नहीं, नया कपड़ा है फिर भी गंदा है, इसको नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं पहनेंगे? जीन्स गंदा है। अच्छा चलो ये शर्ट है, शर्ट गंदा है, ये पहन के दिखाओ, नहीं ये भी नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं? ये गंदा है। मेरे मित्र, जब हम अपने प्रत्येक दिन के जीवनचर्या में हर चीज़ साफ़ सुथरा यूज करना चाहते हैं, खाना साफ़ सुथरा चाहिए, घर द्वार साफ़ सुथरा चाहिए, बिस्तर साफ़ सुथरा चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए, खाना पानी अच्छा चाहिए, तो फिर प्रत्येक दिन के जीवनचर्या में हमारे अंदर ये गलत विचार, हमारे अंदर ये घृणात्मक विचार कैसे आ जाते हैं? अगर आपके पास एक मर्सिडीज़ कार हो और मर्सिडीज़ कार को आप ले जाए चलाने के लिए, चलो इसको हम ले चलते हैं इसे घूमने के लिए, रास्ते में पेट्रोल ख़त्म, दूर दूर तक कहीं पेट्रोल पंप नहीं है, और किनारे कोई किरासन तेल बेच रहा है। किरासन तेल से भी गाड़ी का इंजन थोड़े देर के लिए चालू किया जा सकता है। वो कहे कि चलो ना किरासन तेल दे रहे हैं, गाड़ी का इंजन चालू कर लो। आप कहेंगे कि तो 40 लाख की गाड़ी खरीदे और कह रहा है किरासन तेल से चालू कर लेने के लिए, गाड़ी ही मेरा ख़राब हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं, किरासन तेल से तो चालू नहीं करेंगे, भले ही धूप में 3 घंटा बैठना पड़े, वो मंजूर है। कोई पेट्रोल लेकर के आएगा तभी इसको चालू करेंगे। मेरे मित्र, आप कल्पना करिए, आप 40 लाख की गाड़ी जिसकी एक कीमत है, उसमें आप किरासन तेल डाल करके उसके इंजन को स्टार्ट नहीं करते हैं, तो प्रत्येक दिन अपने इंजन को स्टार्ट करने वाले इस गाड़ी में बुरे विचारों का समावेश क्यों करते हैं? इसके अंदर शुद्ध विचार क्यों नहीं डालते हैं? इसके अंदर पॉजिटिव थॉट क्यों नहीं डालते हैं? पॉजिटिव तो इसको रखना चाहिए, इसमें पेट्रोल डालना चाहिए, इसमें आप किरासन तेल प्रत्येक दिन डालते हैं। किरासन तेल कई रूप में होता है। कई लोग कहते हैं गायत्री मंत्र करना चाहिए, साधना उपासना करना चाहिए। गायत्री मंत्र से सबसे बड़ा लाभ है, गायत्री मंत्र में एक वर्ड आता है बीच में, तत्सवितुर्वरेण्यम। तत् मतलब वह, सवितुर मतलब सविता, सूर्य, वरेण्यम मतलब धारण करना। हमारे योग्य अगर धारण करने वाला कुछ है तो वो सूर्य का सविता है, वो सूर्य का प्रकाश है जिसे हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो तत्सवितुर वरेण्यम, सूर्य के प्रकाश को हम धारण करें। फिर आप लास्ट में कहते हैं धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को आप बलपूर्वक सद्मार्ग में प्रेरित कर दीजिए। आप सूर्य से प्रार्थना करते हैं, सविता से प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर जो तेज है वो तेज हमारे जीवन में भी आए और हमारी बुद्धि को आप सद्मार्ग में प्रेरित कर दीजिए। लगातार यही प्रार्थना, लगातार यही प्रार्थना हम और आप 20 मिनट बैठ करके साधना में करते हैं, मेडिटेशन में करते हैं। और आश्चर्य की बात तब होती है जब हम लोगों के जीवन में कुछ दिन साधना का समावेश हो जाता है, तो लगातार हमारा विचार पॉजिटिव रास्ते पर बढ़ते चला जाता है। युवा मंडल के जो पुराने भाई होते हैं वो अपने जीवन को जीते हैं, मजे में जीते हैं। उनसे किसी दिन अगर गलती हो जाए, कोई गलत काम हो जाए, निगेटिव विचार उनके जीवन में आ जाता है, तो पूरा दिन उनका अपसेट बीतता है, पूरा दिन उनका खराब बीतता है। लेकिन आप कल्पना करिए, युवा प्रकोष्ठ में आने से पहले आप लगातार गलत काम करते थे, बुरे रास्तों पर चलते थे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, कोई हिंट करने वाला नहीं था। अब आप चल करके दिखाइए, आपका अंतःकरण हिंट करेगा नहीं, आप गलत दिशा पर जा रहे हो। अपने आप को हम सात्विक कैसे बनाए, पवित्र कैसे बनाए, अपने आप को तेजवान कैसे बनाए? तो आप विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं। कई लोग कहते हैं विवेकानंद बनोगे, आप कहते हैं विवेकानंद बनेंगे, विवेकानंद जैसा काम करोगे? नहीं, विवेकानंद पहले बना दीजिए, बाद में विवेकानंद जैसा काम करेंगे। अच्छा, विवेकानंद पहले बना दे, कैसे बनोगे? विवेकानंद बन करके क्या करोगे? हम कहते हैं विवेकानंद बन करके हम भी हेलीकॉप्टर से शिकागो जाएंगे और शिकागो में जा करके भाषण दे करके आएंगे। अच्छा, शिकागो में भाषण दे करके आएंगे, उससे क्या मिलेगा? उससे पूरे के पूरे पश्चिम राष्ट्र में हमारा फोटो छपेगा, लोग हमको जानेंगे, फोटो छपेगा, इसलिए विवेकानंद बनना चाहते हैं। विवेकानंद जैसा दर्द चाहिए, विवेकानंद जैसा करुणा चाहिए। मेरे मित्र, विवेकानंद के मन में इतना दर्द था, इतना करुणा था कि एक बार की घटना है, स्वामी विवेकानंद के गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस शरीर छोड़ चुके थे। अब उन्हें पश्चिम की तरफ यात्रा करनी थी। जाकर के वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा माँ के पास जाते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं, माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि पश्चिम में जाकर मैं भारत की संस्कृति और सभ्यता को बता सकूं। माँ शारदा देवी कहती हैं, अच्छा आशीर्वाद देंगे। वो टेबल पर चाकू रखा है, वो चाकू तुम उठा करके दो, मुझे सेव काटना है, सेव काट लेंगे तब तुम्हें आशीर्वाद देंगे। स्वामी जी जाते हैं, विवेकानंद जाते हैं, चाकू उठाते हैं टेबल से और माँ शारदा देवी को देते हैं। माँ शारदा देवी कहती हैं, जाओ, जहाँ पर जाओगे तुम्हें सफलता मिलेगी, हर जगह गुरु का आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। विवेकानंद 2 मिनट सोच करके कहते हैं, माँ आपने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया? आपने आशीर्वाद देने से पहले ये कंडीशन क्यों रखा कि पहले तुम चाकू मुझे दो?
चाकू देने के बाद ही मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तो वहाँ पर माँ शारदा देवी कहती हैं कि जैसे ही तुमने मुझे चाकू दिया, मैंने तुम्हारे अंदर को दर्द को पहचान लिया। कैसे पहचान लिया आपने? तो तुमने चाकू का जो नोकीला सिरा था वो अपने हाथ में रखा, यानी दर्द को खुद सहा, और जिधर चाकू का बेट होता है वो मुझे पकड़ाया। जो चाकू के धार से किसी को जख्मी नहीं कर सकता है, उसका दिल बहुत ही पवित्र है और पूरे विश्व पर राज करके आएगा। तब माँ शारदा देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये दर्द था, ये इमोशन था, ये करुणा था, जिसे लेकर के वो आगे बढ़े और पूरे राष्ट्र में भारत की संस्कृति सभ्यता को बता करके आए। वहाँ पर जाकर के ब्रिटेन में जाकर के आपके साउथ में पश्चिम में जाकर के लगातार शिकागो में कई दिनों तक उनका व्याख्यान चला। व्याख्यान चलने के बाद पूरा का पूरा पश्चिम उनका दीवाना था। जहाँ पर पता चलता था स्वामी विवेकानंद जा रहे हैं, लोगों का हुजूम जो उमड़ पड़ता था कि आकर के उनका दर्शन कर ले, उनसे 2 लाइन बात कर ले। ये पर्सनालिटी उनके अंदर आ गई थी। एक बार की घटना हुई, मंच से जैसे ही अपना लेक्चर देकर के उतरते हैं स्वामी जी, भारत की संस्कृति बता करके उतरते हैं, उतरते ही एक बहुत खूबसूरत महिला उनके पास आती है और आकर के कहती है, स्वामी जी मुझे आपसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए मुझे आपसे? तो कहती है आप मुझसे शादी कर लो, डायरेक्ट प्रपोज। कहती है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। विवेकानंद 10 मिनट सोचते हैं, शादी कर लीजिए, अब क्या करें, क्या फंसा दिया अब हमको। तो ये इसको जवाब कैसे दे? किसी का दिल कभी नहीं दुखाते थे, कैसे इसका दिल तोड़ दे? 10 मिनट सोचने के बाद कहते हैं, अच्छा बताओ आप मुझी से शादी करना क्यों चाहती हो? आप देखो मेरे पास ना बैंक बैलेंस है, नहीं मैं बहुत अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, नहीं मेरे पास प्रॉपर्टी है, मुझसे शादी कर करके आप क्या करेंगी? वहाँ पर वो ब्रिटिश में वहाँ पर वो जो आपकी महिला थी वो कहती है कि मैं आपसे शादी इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे आपके जैसा तेजस्वी ओजस्वी पुत्र प्राप्त हो। स्वामी जी कुछ देर रुक करके कहते हैं, अच्छा आपको मेरे जैसा बेटा चाहिए? हाँ आप ही के जैसा बेटा चाहिए, जो मेरी कीर्ति, मेरे देश का गुण सारी दुनिया में फैला करके आ सके। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अच्छा एक काम करिए, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, आप ऐसा करो कि आप मुझे ही अपना बेटा मान लो और मुझे ही अपना बेटा मान करके आप माँ बन जाओ, मुझे भी अपना ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना पड़ेगा और आपको भी मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। पता नहीं शादी करने के बाद क्या हो। मेरे मित्र इस तरह का स्वामी विवेकानंद का जवाब सुन करके वो हतप्रभ रह जाती है। ऐसा स्वामी विवेकानंद का जवाब, हम आप भाषण दे करके उतरे, कोई आकर के प्रपोज कर दे, शादी करोगे? तुरंत एक्सेप्ट। तेरी किस लिए करना है? इतना सुंदर ऑफर मिल रहा है। मेरे मित्र स्वामी विवेकानंद अगर बनना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद जैसा करने के लिए तैयार रखिए, अपने जी को वैसे उतना तपाने के लिए, गर्म करने के लिए तैयार। लगातार कहा जाता है पॉजिटिव विचारों में रमण करिए, लगातार कहा जाता है कि अपने मस्तिष्क को लगातार पॉजिटिव विचारों में रखे रहिए। 1 मिनट अगर आप निगेटिव के सेक्टर जाएंगे, निगेटिव के साइड में जाएंगे, वो आपको गिरा करके गर्त में ही उतारेगा। अपने आप को उठाने का प्रयास करिए। आप देखते हैं पानी को जब उठाना पड़ता है, जमीन में कई किलोमीटर नीचे पानी रहता है, जब वहां से उसको निकालने के लिए बोरिंग करना पड़ता है, बोरिंग करने के बाद मोटर चलाना पड़ता है। जब मोटर चलता है तो मोटर के पावर पर डिपेंड करता है कि कितने देर में वो पानी को खींच करके ले जा करके टंकी में भर देगा। वहां पर फोर्स की जरूरत पड़ती है, बल की जरूरत पड़ती है जमीन से पानी निकाल करके टंकी में पहुंचाने के लिए। लेकिन उसी टंकी के पानी को अगर नीचे गिराना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, जाकर नल का टोटी खोल दीजिए, सारा का सारा पानी चू जाएगा, सारा का सारा थोड़ी देर में टंकी खाली हो जाएगा। मेरे मित्र अपने आप को पॉजिटिव सेक्टर में अगर ऊपर करना है तो मोटर के जैसा पावर रखना पड़ेगा। जैसे वो पानी को चढ़ाता है, गायत्री मंत्र मोटर का काम करता है, ये आपके विचारों को ऊपर उठाता है, हमारे विचारों को ऊपर उठाता है। जरूरत है इसे धारण करने की, जरूरत है इसको पकड़ने की। जहां पर शक्ति की जरूरत है वहां पर हम शक्ति लगाना नहीं चाहते और अपनी शक्ति को लगातार गलत दिशा में अपव्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। हमारी काल्पनिकता ये होती है कि हम सब लोग सफल बने, सब लोग चाहते हैं हम सफल बने, सारे सुख संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं। आपने पढ़ा होगा बिल गेट्स साहब का जीवनी, उनको क्या कहा जाता है? धन कुबेर। बिल गेट्स साहब जो आपके माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन है, कुछ दिन पहले विश्व के सबसे धनी व्यक्ति में उनका गिनती होता था, सबसे धनी व्यक्ति थे। वो क्या थे? तो वो आपके नॉन मैट्रिक व्यक्ति हैं। मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने पास नहीं की, फेल भी हुए कई विषयों में। उनका जीवनी आप पढ़ करके पढ़िएगा तो उसमें बिल गेट्स साहब लिखते हैं, आई फेल्ड इन सम सब्जेक्ट्स माई एग्जामिनेशन। मैं अपनी परीक्षा में कुछ विषयों में फेल था, बट माई फ्रेंड्स पास इन देम ऑल। लेकिन मेरे सारे दोस्त उन सभी विषयों में पास थे। एट प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, दे आर इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट, वे सभी माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर हैं। एंड आई एम द ऑनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, और मैं माइक्रोसॉफ्ट का मालिक हूँ। ऐसा बिल गेट्स साहब का कहना है। वो तो कई विषयों में फेल भी थे अपने एग्जाम में, फिर अपनी काबिलियत को कैसे बढ़ाया? तो फेल होने के बावजूद भी पॉजिटिव सेक्टर में थे, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में खर्च करने की उनके पास काबिलियत थी। मस्तिष्क तो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इस मस्तिष्क का अगर सीधा सीधा उपयोग करना सीख ले तो हल्का मचाया जा सकता है। हम कहते हैं हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति की हर जगह जाते हैं तो भारत के बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक रखते हैं, उनसे बात करने के लिए उत्सुक रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले इंग्लैंड में गए थे, इंग्लैंड में गए तो इंग्लैंड की महारानी जो है, उनका ऐसा प्रोटोकॉल कहिए या फिर जो कहिए, वो अगर किसी देश के राष्ट्रपति जाए
प्रधानमंत्री जाए तो एक तो उनसे हाथ नहीं मिलाती थी, हैंडशेक नहीं करती थी। अगर हाथ गलती से मिला भी लिया उन्होंने तो हाथ मिलाने के क्रम में उनके हाथ का जो ग्लव्स होता था वो ग्लव्स कभी नहीं खोलते थे। हमारे देश के जब राष्ट्राध्यक्ष गए तो प्रोटोकॉल तो एक तोड़ा, उन्होंने हाथ मिलाया और हाथ मिलाने के साथ साथ केवल हाथ ही नहीं मिलाया, अपने हाथ का पहले ग्लव्स निकाल दिया, उसके बाद हाथ मिलाया। ये क्षमता नरेंद्र मोदी के अंदर कैसे आई? ये क्षमता उनके अंदर आई कहां से? उनके बारे में पढ़िए तो बचपन में ही जब थे, कुछ समय की अवस्था हुई, 8, 9, 10 साल के हुए लगभग, उसके बाद चले गए हिमालय, चलते हम तो तपस्या करने। लगातार आरएसएस में अपने आप को गलाया उन्होंने। आरएसएस में भी जाकर के कई दिनों तक काम किया। वहां पर ड्यूटी क्या मिलता था? वहां पर तो ड्यूटी मिला, साहब आपको झाड़ू मारना है, यहाँ के जितने सारे लोग हैं इनका टॉयलेट साफ करना है। उनका आप कुछ दिन पहले फेसबुक पर भी फोटो आया था कि जमीन पर बैठ करके लोगों की सभाएं सुनते थे। अपने आप को पहले गलाना पड़ता है, अपने आप को खर्च करना पड़ता है। आपने बीज को देखा होगा, बीज होता है आम का बीज ले लीजिए, आम के बीज का जब रोपाई किया जाता है, मिट्टी में डाला जाता है, तो जब मिट्टी से पौधा निकलता है, आम के बीज से पौधा निकलता है, तो उस बीज का अस्तित्व खत्म हो जाता है। बीज अपने आप को पूरा गला देता है, मिट्टी के अंदर पूरा समर्पण कर देता है और बाद में वो फलदार वृक्ष बन करके निकलता है। एक गुठली हजारों आम को तैयार करने की क्षमता रखता है। कब? जब वो मिट्टी के साथ पूरे रूप से समर्पित होता है, तब अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होना, अपने एम्बिशन के लिए अपने आप को समर्पित करना, तब जाकर के हमारा व्यक्तित्व निखरेगा। और जिन लोगों ने समर्पित किया उसका इतिहास बना। आने वाले कुछ वर्षों के बाद, आज के समय में मनुष्य की औसत आयु घटती चली जा रही है। 65 वर्ष के बाद तय है कि शरीर छोड़ना है। कोई लोग 10 साल ज़्यादा जी गए वो अलग बात है। एवरेज एज है 65 साल। 65 साल जाते जाते विकेट गिरेगा यहाँ से, उसके बाद जाना है कहीं और। परमानेंट तो व्यवस्था है नहीं। सब लोगों का एज, यहाँ पर अधिकांश लोग बैठे हैं 20 साल क्रॉस हैं, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 है सबका एज। 25 साल के बाद आप बाकी का आपके पास रिमेन जितना टाइम बचा, 40 साल, 35 साल जो समय बचा, 40 साल के समय में 20 साल जो होगा वो तो आपका रात में बीतने वाला। 12 घंटे का दिन रात हटा दीजिए तो 20 घंटा का तो रात चला जाएगा। उसके बाद और समय लीजिए तो परीक्षा, एग्जाम, शादी ब्याह, संडे, घूमना फिरना सब मिला करके और टाइम कुछ कटेगा ही कटेगा। मेरे मित्र, जीने के लिए 15 साल और 20 साल का ही समय बचा है। कई लोग कहते हैं हमें आलस आता है, हमें नींद आता है, हम पढ़ने बैठते हैं तो झुकने लगते हैं, हालत खराब हो जाता है, 6 घंटा नहीं पढ़ पाते। मेरे मित्र, कब्र में जाने के बाद तो फिर सोना ही है। 20 साल के बाद तो जाने के बाद परमानेंट सोने की ही व्यवस्था है। तो अभी आलस में हम समय क्यों बर्बाद करें? अभी आलस में समय क्यों अपना घटाएं? अभी 15 साल जीना है तो खुल के जीना होगा। कुछ अपना इतिहास बनाना चाहते, कोई आकर के पूछे, अच्छा भाई साहब आप अपने परदादा का नाम बताइए, 10 मिनट माथा खुजाएंगे, जवाब देंगे कि परदादा का नाम तो नहीं पता। कई लोग इसमें ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें अपने दादाजी का भी नाम नहीं पता हो। कुछ हमारे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले युवा हैं उन लोगों को नहीं पता होगा, दादाजी का नाम नहीं पता, परदादा का तो दूर से पूछिए। गांधी जी के पूर्वज के पास, अभी जो गांधी जी का जनरेशन चल रहा है उनके पास जाकर के कहिए आप अपने दादाजी का नाम बताइए, देहतान करके कहेगा मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा कोई बात नहीं, आप अपने गांधी जी के भी पिताजी जो रहेंगे उनका भी नाम बताइए, वो बताएगा। अभी जाकर के राहुल गांधी से कोई पूछे कि अपने पूर्वज का नाम बताइए तो धड़ाके से बताना शुरू करेंगे। वो कौन कौन? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सब लोगों का नाम बताएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भविष्य के इतिहास के लिए कुछ किया, उन्होंने समाज के लिए कुछ किया, अपना समर्पण उन्होंने समाज के प्रति दिया, उनका इतिहास बना, जीवन को जिया उन्होंने। 65 साल 70 साल की जो औसत आयु मिली है खुल करके जिया। और हम लोग उस 65 साल 70 साल की आयु को पता नहीं कहाँ कहाँ बर्बाद करते हैं। आज से अगर जाग गए, आज से अपने आप को उस लक्ष्य में समर्पित कर दिए, देखिए भविष्य कितना शानदार बनता चला जाता है। बहुत समय नहीं लेते हुए अब आपके बीच में हम सभी के बड़े भाई, मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत आदरणीय निशांत रंजन